हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम 3 इश्यू डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो दिल्ली से रिलेटेड है। अभी दिल्ली में एक बिल पास, दिल्ली से रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है और अगर वो बिल एक्ट बन जाता है जिसका नाम है एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, अगर ये एक्ट बन जाता है तो पहली बार ऐसा होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो हमारा प्रोसीजर नहीं है, उसके खिलाफ काम होगा। जैसे कॉन्टेक्स्ट की बात अगर हम करें, हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं वो आज तक सिर्फ एड एंड एडवाइस ऑफ दियर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है, एक्ट बनता है, तो पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली के जो एलजी है वो मोर पावरफुल हो जाएंगे रादर देन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये बात की हमने कॉन्टेक्स्ट की। अब देखो, जो दिल्ली में यूटी की जो पावर है वो एक तरीके से बात बताती है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज किया जा रहा है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद ए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। और हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ये बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये जो आर्टिकल 1 है ये हमारे इंडिया में जो स्टेट की पावर है कि स्टेट क्या पावर मेंटेन करते हैं वो इसके बारे में बताता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस समय हमारे इंडिया में 4 तरीके के 4 काइंड ऑफ स्टेट थे। स्टेट ए बी सी डी 4 पार्ट में थे। इनमें से जो ज्यादातर सी और डी जो स्टेट्स थे उनको सेंट्रली अपॉइंटेड चीफ कमिश्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उनको मतलब एक तरीके से गवर्न किया गया था। मतलब सी और डी जो स्टेट्स थे, और उसी समय जो दिल्ली था वो पार्ट सी में आता था, तो इसलिए इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करवाया गया था। अब जो ये पार्ट ए बी सी डी ये 4 स्टेट हो गए। जो दिल्ली है वो पार्ट सी में आता था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया। अब अगर हम दिल्ली में जो गवर्नेंस है, आज दिल्ली जिस रूप में है उस गवर्नेंस की टाइमलाइन के बारे में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो देखो, जब दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल थी तो दिल्ली के बारे में ये डिसीजन लिया गया कि भाई दिल्ली को आप क्या रखोगे, फुल स्टेट का दर्जा दोगे या फिर आप इसको किसी के अंडर लाओगे या यूटी बनाओगे। तो इसके बारे में अलग अलग बातें हैं। जैसे किसी ने बोला कि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है और ये हमारे पूरे नेशन से बिलोंग करती है, तो आप इसको सिर्फ अगर एक स्टेट के अंदर ला दोगे ना, मान लो आप उस टाइम मान लो यूपी के अंडर ले देते कि दिल्ली को यूपी जो स्टेट है वो गवर्न करेगा, तो इससे क्या होगा, जो स्टेट जिस स्टेट के अंडर ये आती उस स्टेट की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती। दूसरी बात है कि नेशनल कैपिटल अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो इसलिए बात बोली गई कि नेशनल कैपिटल है तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर रहनी चाहिए। इससे जो हमारी नेशनल कैपिटल है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसमें काफी महत्वपूर्ण होगा। दूसरा बोला गया कि अगर आप फुल स्टेट का दर्जा देते हो दिल्ली को, और दिल्ली है नेशनल कैपिटल, तो फुल स्टेट का दर्जा अगर आपने दिया और यहां पर किसी और की सरकार हुई और सेंट्रल में किसी और की सरकार है, तो दिल्ली जो नेशनल गवर्नमेंट है वो नेशनल कैपिटल है, उनमें क्लैश होगा, और क्लैश होने से क्या होगा कि जो दिल्ली है वो एक नेशनल कैपिटल के रूप में अपना काम नहीं कर पाएगी। अब 1956 की बात है, ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे हो रहे थे, लोग अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन 1956 में जो देखो, उस समय जब दिल्ली पार्ट सी में आता था ना, हमारे 4 स्टेट थे, पार्ट सी में आता था, तो 14 लाख यहाँ की पॉपुलेशन थी। तो ऐसा तो था नहीं कि आप इसको बिना यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप कुछ कर सको। क्यों? क्योंकि जो 14 लाख जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग भी तो आपको काम करना था। ऐसे थोड़ा ना था कि सिर्फ 10-15 हजार लोग दिल्ली में रहते हैं और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर लेगी। भाई उन 14 लाख लोगों के अकॉर्डिंग भी तो आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए 1951 में वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली को क्रिएट किया गया और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वहां के बनते हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश वहां के पहले चीफ मिनिस्टर 1952 में, लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश का हमारे इंडिया के जो यूनियन होम मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत है उनके साथ में रेगुलर इश्यूज, कुछ सारी प्रॉब्लम जिनके ऊपर रेगुलर क्या होती रही, ऑटोनॉमी को लेकर के डिस्कशन होता रहा, प्रॉब्लम क्रिएट होती रही।
तो इसी को लेकर के चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने 1955 में अपना रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं रहना सीएम में। आपने हमें दे दिया, पावर दे दी, इलेक्टेड गवर्नमेंट बना दी, लेकिन पावर तो कुछ चलने ही नहीं देते हो, इसलिए वो हट जाते हैं। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और उसके तहत जो हमारे स्टेट है और यूनियन टेरिटरी, दो भाग में इंडियन यूनियन को बांट दिया गया। 4 स्टेट थे, उनको मर्ज कर दिए गए और 4 स्टेट मर्ज कर दिए गए, सिर्फ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली उस समय यूटी बना दिया गया और दिल्ली को एक एडमिनिस्टर करेगा, जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। 1956 की बात है। अब धीरे धीरे बात होती है कि देखो दिल्ली में पॉपुलेशन कम नहीं है, तो दिल्ली में आपको क्या करना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड काउंसिल स्टूड अबोलिश्ड, मतलब इसको खत्म कर दिया गया और इसका लाउड प्रोटेस्ट हुआ पार्लियामेंट में। 10 साल के बाद में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 प्रोवाइड किया जाता है और उसके तहत दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, जिसमें 56 इलेक्टेड मेंबर और 5 नॉमिनेटेड मेंबर, ये जो स्ट्रक्चर जो बनाई गई 1966 में, ये कई सालों तक चलती रही और बार बार दिल्ली के लिए स्टेटहुड की मांग, पॉलिटिकल डिमांड्स बहुत सारी पार्टियां करती रही। 1987 में बालकृष्ण कमेटी आती है, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और उन्होंने बोला कि दिल्ली का जो स्टेटस है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। 1989 में जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर दिल्ली को एक यूटी बनाया गया, लेकिन वहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो, ये रिस्पॉन्सिबल हो टू द सेड असेंबली विद एप्रोप्रिएट पावर्स। तो ये बालकृष्ण जो कमेटी है वो हमें ध्यान में होनी चाहिए। देखो इस आर्टिकल से आपको एक बात क्लियर हो रही है, प्रीलिम्स में 3 मंथ्स बचे हुए हैं और दिल्ली काफी न्यूज में है, तो दिल्ली यूटी कैसे बनाएगी, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, पॉलिटी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। तो पॉलिटी से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बिल से रिलेटेड भी बात पूछी जा सकती है, एलजी की पावर को लेकर के पूछा जा सकता है और दिल्ली से रिलेटेड यूटी कैसे बनाया गया, क्या क्या पावर्स है, क्या क्या एक्सेप्शन है, इन सबको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या बनाया गया, 1969 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया जीएनसीटी एक्ट लाया गया और उसके तहत 1952 से पहले जो यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी उसी को दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। अब वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई और लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई तो इलेक्टेड सीएम आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से दिल्ली को पावर दी गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1991 में जैसे ही यहाँ पर सरकार बनती है 2015 तक लगभग यहाँ पर जो 2015 से पहले जब यहाँ पर जो सरकार है वो ज्यादातर जो कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि इस समय में सेंट्रल में किसकी, एनडीए की सरकार, 5 साल तक एनडीए की सरकार रही, लेकिन इतना डिफरेंशिएट नहीं हुआ। अब इस समय डिफरेंशिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो केंद्र में है नरेंद्र मोदी की सरकार और स्टेट में यूटी में सरकार है आम आदमी पार्टी। दोनों ही जो पार्टी है उनमें चेहरे के आधार पर दोनों सामने आए हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल भी और नरेंद्र मोदी भी, दोनों ने जो अपने चुनाव जीते हैं वो खुद के चेहरे के आधार पर जीते हैं, काम के आधार पर जीते हैं, इसीलिए जो इशू है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन उस समय जब एनडीए की सरकार यूनियन में थी और यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की दिल्ली यूटी में, लेकिन देखो दोनों ही जगह जो सरकार थी वो मेजोरिटी में नहीं थी, इसीलिए जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा सामने नहीं आई थी। अब क्या है, अब ये जो बिल है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमने 2-3 दिन पहले लगभग 20 मार्च के लगभग या 21 मार्च को हमने एडिटोरियल पेज को डिस्कस किया था और उसमें रिलेटेड यही सेम इश्यू था, तब किसी और ने यह आर्टिकल लिखा था, तो हम सारे फैक्ट्स हम उस समय इस बिल से रिलेटेड देख चुके हैं। देखो जो बिल है वो यहाँ के जो एलजी है उनकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, हर चीज में, जनरल मैटर्स में या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, हर चीज में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी ओपिनियन को लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, किसी जर्नल में भी या फिर स्पेशल ऑर्डर में भी, ये इश्यूज है। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि देखो जो बिल है उसको एक तरीके से जो आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके तहत आपने एक नॉमिनेटेड जो मेंबर है आपका, नॉमिनेटेड जो
यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जा रहा है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको इफेक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इस बिल में, उनको कोशिश करनी चाहिए कि पहले इशू क्रिएट हो, उसी से पहले इसको सोल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो यूएस से रिलेटेड है। अभी यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, वो इंडिया आते हैं। इंडिया आने से पहले वो टोक्यो और सियोल वहां पर भी जाकर के आते हैं। अब वो इंडिया आए, इंडिया में उन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया, क्या क्या बात हुई, उन सब के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। देखो, जब वो इंडिया आए तो उन्होंने हर चीज को लेकर के डिस्कस किया। जैसे हमने यूएस के साथ में क्या क्या एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया, जो हमारी बायलैटरल रिलेशन है उनके बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा जो हमारी बॉर्डर इश्यूज है उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के अभी क्वेड मीटिंग हुई थी उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया। अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय, उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया और इंडिया ने जो अपने कंसर्न है उनको क्लियर किया कि हमारे जो कंसर्न है वो मेन कंसर्न ये है कि आप एक तो पाकिस्तान को हर चीज में सामने लेकर के आ रहे हो कि पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश को लेकर के, लेकिन जो तालिबान है उनको गवर्न, उनको मैनेजमेंट, उनको जो हथियार है वो सब कुछ प्रोवाइड करवाने में पाकिस्तान ही तो हेल्प कर रहा है ना। तो पाकिस्तान को आप जो टॉक्स में एग्रीमेंट में साथ लेकर के आ रहे हो उसको लेकर के हमें कंसर्न है। दूसरा कंसर्न उन्होंने बताया कि तालिबान को लेकर के एक पीस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, लेकिन जो तालिबान है उसने अभी भी सीज फायर के ऊपर बात नहीं की है। मतलब जब तक पीस एग्रीमेंट साइन ना हो जाए तब तक तो कम से कम सीज फायर को कंट्रोल किया जाए ना, मतलब जो उल्लंघन है, वायलेशन जो उसको नहीं किया जाए। तो इस तरीके से ये इंडिया के कंसर्न है अफगानिस्तान को लेकर के। सीधी सी बात है, कार्डसा एक्ट को लेकर के भी कंसर्न है। पूछा गया मिस्टर ऑस्टिन से कि इंडिया के ऊपर क्या सैंक्शन लगाए जाएंगे कि कार्डसा एक्ट के तहत, तो ऑस्टिन ने ये बोला कि देखो आप पहले खरीदो, डिफेंस सिस्टम खरीदा जाएगा तब सोचा जाएगा कि उनके ऊपर लगाना है इंडिया के ऊपर सैंक्शन या नहीं लगाना है। अभी कार्डसा एक्ट क्या है, इसके तहत यूएस के जो विरोधी देश है अगर उससे कोई देश डिफेंस सिस्टम खरीदता है, विरोधी देश में कौन कौन से आ गए, ईरान आ गया, रशिया आ गया और नॉर्थ कोरिया, तो इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला है। इससे पहले चाइना और टर्की ने खरीदा, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और अब इंडिया के ऊपर उन्होंने क्लियर नहीं बोला, उन्होंने बोला पहले खरीदा जाए उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तीसरी बात, चाइना के ऊपर उन्होंने ऐसा बोला जा रहा है कि जब बातचीत हुई उस समय उन्होंने चाइना के ऊपर डिस्कस किया, लेकिन जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उसने चाइना के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया जो है वो हर रिश्ते को बायलैटरल मानती है। जैसे इंडिया को जब चाइना के बीच में बहुत सारे देशों ने कोशिश की कि इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हो रहे हैं तो हम बीच में गिरे, और इंडिया और जैसे पाकिस्तान के रिलेशन, आज ही द हिंदू में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है इंटरनेशनल न्यूज ब्लूमबर्ग की, उसमें ये बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते अभी सही हो रहे हैं, सीज फायर एग्रीमेंट 2003 को रिवाइवल करने की बात की जा रही है, वो यूएई ने मीडिएटर का रोल निभाया है। लेकिन पीछे बैकडोर से इंडिया साफ किसी को भी अपने जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें किसी को नहीं बोलने देता है, साफ बोलता है हमारे बायलैटरल रिलेशन है, हम खुद सोल्व करेंगे। तो चाइना को लेकर के इसीलिए जो लॉयड ऑस्टिन है उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया जो अपने बायलैटरल रिलेशन पूरे वर्ल्ड के सामने मेंटेन करता है उसको लेकर के वो कोई भी स्टेटमेंट ना दे। इसीलिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के, क्यों? क्योंकि देखो इंडिया खुद सोल्व करने की कोशिश कर रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट को, तो उसी को लेकर के जो मिस्टर ऑस्टिन है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। नेक्स्ट डिस्कशन म्यांमार को लेकर के है। देखो सबसे पहले हम फैक्ट्स की बात करेंगे। फैक्ट्स में अगर हम बात करें, म्यांमार में पिछले कुछ समय से जो व्यवस्था है, जो चेंजेज है, वो ये देखने को मिला कि 1 फरवरी को वहां पर जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेसी को चेंज करके वहां पर मिलिट्री का सरकार लगा देती है, मिलिट्री का रूल लगा देती है। तो उसी को लेकर के आर्टिकल है। सबसे पहले हम रिफ्यूजी की जो टर्म है उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्यूजी वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हैबिचुअल रेजिडेंस में ना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर वो वहां रहेगा, खुद की जगह पर रहेगा, तो परसिक्यूशन हो सकता है उसका रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप इन ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन। मतलब वो कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है उसके साथ में, वहां पर अगर वो रहा तो उसके खिलाफ में परसिक्यूशन हो सकता है।
ये जो रिफ्यूजीज हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, म्यांमार का कोई व्यक्ति म्यांमार में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि रेस के आधार पर, क्रीड के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर वहां पर उसके खिलाफ एट्रोसिटीज हो सकती हैं, तो वो इंडिया आ जाए। तो इंडिया जब आ जाएगा तो उसके जो राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड मूवमेंट, राइट टू वर्क, एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी टू ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे छीने नहीं जाएंगे। अब एक प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट होता है, उसमें अगर कोई रिफ्यूजी को आप प्रेशर नहीं कर सकते, उसको वापस उस देश में नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर डर लगता है कि उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये हमने डिस्कस किया यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। सबसे पहले 1951 में कन्वेंशन आई और इस कन्वेंशन में ये बोला गया कि जो यूरोपियन जो देश के लोग हैं उसमें जो रिफ्यूजी है और जो दूसरे देश में चले जाते हैं उनके ऊपर लागू होएगा ये 1951 का जो यूएन कन्वेंशन है। और इसके अलावा जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा और 1951 से पहले जिनके ऊपर ये एट्रोसिटीज हुई हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। अब 1967 में एक प्रोटोकॉल आता है और ये प्रोटोकॉल चेंज कर देता है। चेंज क्या करता है? एक तो ज्योग्राफिकल रीजन को, मतलब पहले सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ये रिफ्यूजी कन्वेंशन लागू हो रहा था, पूरे वर्ल्ड पर लागू कर दिया गया 1967 से। और दूसरी बात यह है कि पहले 1951 से पहले जो एट्रोसिटीज हुई हैं उन्हीं को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें बाद वाली, अब जो वर्तमान में भी मान लो कोई एट्रोसिटीज कहीं हो रही है तो उसको भी शामिल कर लिया गया। इंडिया ना तो 1951 का जो यूएन कन्वेंशन है उसका पार्टी और मेंबर है और ना ही 1967 का जो प्रोटोकॉल आया उसका मेंबर है। 20 जनवरी 2020 की अगर हम बात करें तो अब तक जो कन्वेंशन है 1951 का उसके 146 पार्टीज हैं और प्रोटोकॉल में 147 पार्टीज हैं। मेडागास्कर, सेंट किट्स नेविस ये जो है वो इस कन्वेंशन की पार्टी तो है, लेकिन केप वर्डे, यूएसए और वेनेजुएला ये सिर्फ प्रोटोकॉल की पार्टी है। मतलब कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कन्वेंशन को साइन कर रखा है और कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल को साइन कर रखा है। इंडिया किसी का भी मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया लंबे समय से रिफ्यूजीज के लिए काम कर रहा है। जैसे हम इंडिया आजाद हुआ तो पाकिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजीज हमारे यहाँ पर आ गए। चाइना में तिब्बत वाले एरिया में जब प्रॉब्लम क्रिएट की गई दलाई लामा और उसके फॉलोअर्स के लिए, तो वहां से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आए। 1971 का समय की बात है जब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में रिप्रेजेंटेशन दिलवाई गई, तो वहां से लोग काफी आए। उसके बाद में म्यांमार वाला रीजन, वहां से रोहिंग्याज और बहुत सारी कम्युनिटी के लोग इंडिया में रिफ्यूजीज के रूप में आ चुके हैं। श्रीलंका, वहां से तमिल काफी संख्या में इंडिया में प्रवेश कर गई। अफगानिस्तान वाले रीजन से इंडिया में काफी लोग आए। मतलब इंडिया इनका साइन नहीं किया रखा है इंडिया ने यूएन की, लेकिन इंडिया काफी लंबे समय से रिफ्यूजीज के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है कि म्यांमार में 1 फरवरी को वहां पर सैन्य सरकार लग जाती है, वहां की जो सेना है सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है। अब उससे क्या होता है कि अब तक लगभग 300 लोग ऐसे हैं जिसमें मिलिट्री के लोग भी शामिल हैं, सेना के लोग भी शामिल हैं, वो इंडिया की बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसी को लेकर के ये न्यूज है। जो मिजोरम की जो सरकार है वो चाहती है कि ये लोग मतलब कुछ समय के लिए हमारे यहाँ पर इंडिया में रहें, इनके जो राइट्स हैं वो सेव हों और इन लोगों को जो प्रॉब्लम है वो उनको सेव किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उनमें तो जो प्रोटेस्ट है सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ म्यांमार, उसके लिए काफी बड़ी बड़ी बात इंडिया ने की है। लेकिन जैसे ही पर्सनल तरीके से बॉर्डर इश्यूज आता है तो रोहिंग्यास के लिए ब्लॉकेट लगा दिया गया। उनको बोला गया कि ये तो इलीगल इन्फ्लक्स है, मतलब कोई भी लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते, हमारे इंडिया में एंट्री नहीं दे सकते। और इंडिया ने अभी तक यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन को भी साइन नहीं किया है। तो ये कन्वेंशन काफी न्यूज में है, प्रीलिम से रिलेटेड काफी न्यूज में हो सकती है। अब देखो सीधी सी बात इस आर्टिकल में ये बोली गई है कि देखो वहां एट्रोसिटीज तो काफी हो रही है। जैसे वहां पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेट मैकेनिज्म फॉर म्यांमार एक यूएन के द्वारा एस्टेब्लिश बॉडी है,
उसने वहां पर इन्वेस्टिगेट किया है और जो केस फाइल्स है उनको तैयार किया है। 2011 से वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रोहिंग्याज हैं उनके खिलाफ में काफी प्रॉब्लम है। इसको लेकर के उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और कोशिश की है कि इन लोगों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है उनको कम किया जाए। तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जो रोहिंग्याज लोग इंडिया में आ रहे हैं उनको वापस ना भेजा जाए और उनके जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन करने के लिए म्यांमार के द्वारा एक केस फाइल किया गया है। शुरुआत में म्यांमार के खिलाफ में गैम्बिया के द्वारा ये केस फाइल किया गया था। बाद में कनाडा, नीदरलैंड और मालदीव ने भी इस केस को ज्वाइन कर लिया गया। तो देखो इंटरनेशनल कोर्ट में जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के केस चल रहे हैं ना, इससे एक बात क्लियर होती है कि जो म्यांमार है वहां पर स्थिति जो है, कंडीशन जो है वो काफी खराब है। तो इंडिया का जो रोल है वो एक बिग डेमोक्रेसी की तरह होना चाहिए और वहां पर लोगों के जो राइट्स हैं उनको सेव करने की कोशिश इंडिया के द्वारा की जानी चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।